अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने का। कल मैंने आखिर में पॉइंट क्या लिखवाया था? हाँ, नहीं, उसके बाद एक और नहीं लिखवा दिया था। अच्छा ठीक है, वो लैंड एंड बिल्डिंग की मैंने बस ज़बानी की थी बात, लिखवाया नहीं था। समझाने को दोबारा कह रहे हैं या रेजिडुअल वैल्यू? नहीं, मुझे आपकी बात नहीं समझी। आपने पूछा क्या है? नहीं नहीं, वो तो मुझे याद है। आप पूछ क्या रहे हैं? पॉइंट सारा रिपीट करूं या समझाऊं? समझाया नहीं मैंने अभी। चलें, लिखें नेक्स्ट पॉइंट। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग्स आर सेपरेबल एसेट्स and are accounted for separately, and are accounted for separately, यानी लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग एसेट रखा जाता है। and are accounted for separately, इसी में आगे चल रहा है। generally land has an unlimited life. Generally land has an unlimited life. Therefore it is not depreciated. Therefore it is not depreciated. इसी में आगे चल रहा है। Buildings have limited life. Buildings have limited life. अच्छा, बिल्डिंग की लिमिटेड लाइफ क्यों? जमीन तो वहीं की वहीं रहेगी। जो उसका मटेरियल है उसकी एक लाइफ है, उसमें वो सीमेंट और ईंटें ये कच्चे होना शुरू हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और भूत प्रेत आना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा पुरानी हो जाएंगी तो बिल्डिंग्स की लाइफ है। तो क्या कहा जी? बिल्डिंग हैव लिमिटेड लाइफ, बिल्डिंग हैव लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर रिपीट कर रहा हूं, बिल्डिंग्स हैव लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर आर डेप्रिशिएटेड। बिल्डिंग्स हैव लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर आर डेप्रिशिएटेड। चलिए जी, लैंड बिल्डिंग वाली बात भी हो गई। नहीं, एक चीज होती है लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड ये होती है कि खरीदी थी, लेकिन जिससे खरीदी उसने गवर्नमेंट से खरीदी, गवर्नमेंट ने कहा जी ये 40 साल के लिए ले लो, उसके बाद हम ये वापस ले लेंगे आके, तो वो अब 40 साल पर डेप्रिशिएट होगी। अच्छा जी, और मैंने ठीक है, एक और लिखें। जी अगला पॉइंट लिखें। each part of an asset
with a cost, each part of an asset with a cost that is significant in relation to the total cost of asset. रिपीट कर रहा हूं, each part of an asset with a cost that is significant in relation to the total cost of asset shall be depreciated separately. Shall be depreciated separately. इसकी मिसाल है ये, अगर एक बिजनेस है, उसके जहाज पैसेंजर हैं और सामान के भी हैं, तो वो जो एक जहाज है एयरक्राफ्ट, ये है लेट्स से 700 मिलियन का और इसकी लाइफ 50 साल है। अब इस जहाज के जो पार्ट्स हैं ना, पार्ट्स वो भी इतने बड़े और महंगे हो सकते हैं कि उनकी भी अच्छी खासी लाइव्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हो सकता है कि इस जहाज के हम कुछ अगर टुकड़े करें तो इसके जो इंजन होंगे वो शायद 25 साल के बाद रिप्लेस करने पड़ जाएं, और इस 700 मिलियन में से इंजन की कॉस्ट 250 मिलियन है। फिर इसके अंदर जो सारी वो सीट्स वगैरह हैं, इनको कैबिन इंटीरियर फिटिंग्स कह सकते हैं, इंटीरियर फिटिंग्स, सीट्स हो गई, सारे कैबिन हो गए जिसमें सामान रखा होता है, हो सकता है कि ये हर 10 साल के बाद चेंज करने पड़ते हों, और इस 700 मिलियन में से 50 मिलियन के वो हैं। और जो जहाज है असल में, जो उसकी बॉडी है, जो उसकी मेन फ्रेम है, जो उसका एक्सटीरियर है, ये है असल में जिसने 50 साल चलना है, और इस 700 में से 400 ये। अब ये एसेट एक है जहाज, लेकिन इसके पार्ट्स की भी अपनी अपनी लाइव्स और इनकी अमाउंट्स इतनी बड़ी हो सकती हैं कि वो खुद भी एसेट सेपरेट हो सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए 700 मिलियन को 50 साल पे डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, इंजन्स को अलहदा, इंटीरियर फिटिंग्स को अलहदा और मेन फ्रेम को अलहदा करेंगे। इवन के मेथड भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी हो सकता है इसके लिए आर्स मेथड हो सकता है इसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो सकता है इसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड हो, मेथड भी अलग हो सकते हैं। एसेट एक है लेकिन उसके पार्ट इतने महंगे, इतने बड़े हैं कि उनकी कॉस्ट भी अच्छी खासी सिग्निफिकेंट है, तो इनको फिर अलग अलग डेप्रिशिएट किया जाता है। एसेट एक है लेकिन इसके पार्ट्स को डेप्रिशिएट अलग अलग किया जा रहा होगा। स्टूडेंट ने खुद पहचानना होगा? नहीं, स्टूडेंट को बताई जाएगी ये चीजें तोड़ के, आपको ये खुद बताया होगा, आपने नहीं जहाज के टुकड़े करने, आपको खुद बताया होगा। तो आपको अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट लग रहा है। ये भी कंपनी की मर्जी है कि 3 अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना चाहें या एक अकाउंट मेंटेन करना चाहें। कैलकुलेशन अलग अलग ही होगी, अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने वो भी कंपनी की मर्जी, अकाउंट एक ही मेंटेन करना ये भी कंपनी की मर्जी। और स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही है कि वो चाहे तो इनके अकाउंट्स अलग मेंटेन कर लें, चाहे तो एक ही अकाउंट मेंटेन कर लें, ये भी स्टूडेंट की मर्जी है। अगर अकाउंट एक भी मेंटेन कर रहे होंगे ना तो कैलकुलेशन करते हुए डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो सम कर देंगे। चलिए, डेप्रिसिएशन वाली बातें बहुत हैं। मैंने आपको बताया था कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, जिनमें से एक मैंने भी नहीं समझाया हुआ, रेजिडुअल वैल्यू वाला। बस ये पॉइंट्स काफी हैं। क्या वो कराने लगाऊं ना, उसके साथ ही मैंने कहा था यार भी बताऊंगा। अच्छा, अभी तक जितने फार्मूले पढ़े, इन फार्मूलों में कहीं कॉस्ट इस्तेमाल हो रही है, कहीं यूजफुल लाइफ इस्तेमाल हो रही है, तो इन सब फार्मूलों में इनफैक्ट 3 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, कॉस्ट, लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। इनमें से कंफर्म क्या है? कॉस्ट। लाइफ और आरबी के बारे में अंदाजा है। हो सकता है सब्सीक्वेंटली कुछ ऐसी चेंजेस आ जाएं कि डेप्रिसिएशन के फार्मूलों में ये जो इनपुट्स यूज होते हैं, इनपुट्स ये जो फार्मूलों में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनमें चेंज आ जाए। हो सकता है कुछ अर्सा गुजरने के बाद कॉस्ट चेंज हो जाए। कॉस्ट कैसे चेंज हो सकती है? मजीद इंक्रीज कर लिया, मजीद कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया। हो सकता है कुछ अरसे के बाद लाइफ का अंदाजा चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ अरसे बाद रेजिडुअल वैल्यू का अंदाजा चेंज हो जाए। तो ये जो डेप्रिसिएशन फार्मूलों के इनपुट्स हैं, ये सब्सिक्वेंटली चेंज हो सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डेप्रिसिएशन बता रहा था ये हो गया। अब अगली हेडिंग ये बता रहा हूं कि इनपुट्स ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन
डेप्रिशिएबल बल्कि कॉस्ट लाइफ आरवी में चेंज subsequently. हो सकता है एस्टीमेट चेंज हो जाए, हो सकता है सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाए, रीवैल्यूएशन होगी और इम्पेयरमेंट। इन चार कामों के नतीजे में डेप्रिसिएशन के फार्मूले में जो इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं ना, ये चेंज हो जाएंगे। एसेट खरीदा, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, कुछ अर्सा गुजरा, तो हो सकता है इन वजह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाली चीजें चेंज हो जाएं। तो फिर क्या करें? फिर हम जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो जो पहले हर साल डेप्रिसिएशन चल रही थी वही उतनी ही आगे चलती रहेगी, नहीं चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर होगा ये कि एज अ रिजल्ट हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन चेंज ऐसे करनी पड़ेगी कि जो पहले हो गया सो हो गया, अब से ऑनवर्ड रिवीजन करनी पड़ेगी। यानी अगर 2-3 साल पहले गुजर गए थे, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई हुई थी, तो उसको नहीं रिवर्स करना, अब से ऑनवर्ड हम कुछ चेंजेस ले आएंगे। तो इनमें से मैं आपको भी ये और ये पढ़ाने लगा हूं। रिवैल्यूएशन का जब टाइम आएगा तो भी पता चल जाएगा, और इंपेयरमेंट IAS 36 के टाइम पढ़ाऊंगा। ये 3 चीजें इसी IAS में पढ़ा दूंगा, इंपेयरमेंट बाद में पढ़ाएंगे। तो इसमें से भी मैं इनको अभी डिस्कस कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन कुछ क्लासेस के बाद। लेकिन एक एक करके चारों हो जाएंगे डिस्कस। जी जो चेंजेस लाई थी पहले तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। हाँ, फिर उसको साइड पे रखने के बाद लेफ्ट साइड उसको कैलकुलेटर से और ऐड कर दो। नहीं, जो पहले ईयर्स में चार्ज हो गई, यानी अब 2020 तक हो गई थी चार्ज, 2021 में चेंजेस आ रही हैं, तो 2020 तक जो चार्ज हो गई वो हो गई है। उन प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन को रिवर्स नहीं करेंगे, बस अब जो 21 की कैलकुलेट होगी वो थोड़े से चेंज्ड फार्मूलों से होगी। हमें फार्मूले बदलने पड़ जाएंगे, इनफैक्ट फार्मूले वही रहेंगे, उसके अंदर चीजें बदलनी पड़ जाएंगी। अब वो कैसे करना है ये एक एक करके सिखाता हूं। पहले मैं आपको सिखाने लगा हूं ये एस्टीमेट चेंज। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से रिलेटेड हम एस्टीमेट्स यानी अंदाजे लगा कौन कौन से रहे हैं, यानी क्या क्या ऐसी चीज है जो हम कहेंगे कि अंदाजा लग रहा है। यूजफुल लाइफ है, ये अंदाजा है। रेजिडुअल वैल्यू, ये अंदाजा है। और डेप्रिसिएशन रेट भी इनफैक्ट अंदाजा ही है, वो लाइफ के साथ ही लिंक करते चले, अलग से लिख देता हूं डेप्रिसिएशन रेट। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है कैलकुलेटर के अलावा? हाँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? कॉस्ट इस्तेमाल हो रही। कॉस्ट अंदाजा है? नहीं। और रेजिडुअल वैल्यू अंदाजा है, यूजफुल लाइफ अंदाजा है, रेट लाइफ ठीक है। और मेथड अंदाजा है या नहीं? हाँ, तो इसको मैं अंदाजा कहूं या कंफर्म बात है? अंदाजा है। अंदाजा क्यों है? क्योंकि कल एक पॉइंट लिखवाया था, डेप्रिसिएशन मेथड शैल रिफ्लेक्ट पैटर्न। तो एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स का पैटर्न क्या होगा, ये एसेट के मैनुअल में थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। तो बेनिफिट पैटर्न होता है अंदाजा। चूंकि बेनिफिट पैटर्न अंदाजा होता है तो उसी को देख के ही तो मेथड डिसाइड किया होता है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन मेथड भी एक अंदाजा ही कहलाएगा। तो डेप्रिसिएशन मेथड भी अंदाजा है।
देखिए ना, अगर डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट करके कोई मेडिसिन दे रहा है और टेस्ट अभी क्लियर नहीं आए हैं, तो डॉक्टर जिस बीमारी को समझ के मेडिसिन दे रहा है तो वो मेडिसिन एक अंदाजे से ही दे रहा है ना। अब वो मेडिसिन पता है, वो मेडिसिन पक्का है, उसका फार्मूला भी पक्का है, लेकिन वो मेडिसिन डॉक्टर ने क्यों दी है, ये बात बेस्ड ऑन अंदाजा है। तो इसी तरह से डेप्रिसिएशन मेथड का बेशक है पक्का फार्मूला है, लेकिन कौन सा फार्मूला लगाना है ये मैनेजमेंट ने कैसे फैसला किया है, बेनिफिट पैटर्न को देख के ना, तो वो अंदाजा ही है। तो ये सारे अंदाजे हैं। अगर ये अंदाजे हैं तो फिर इनमें चेंज आ सकता है। अच्छा, चेंज क्यों आ सकता है, चेंज क्यों आ जाए, पहले ढंग से देख लेते। नहीं, कैपेसिटी इंक्रीज ही है, इसकी बात नहीं मैं कर रहा अभी, मैं भी एस्टीमेट चेंज करूँ। भाई अंदाजा गलत हो सकता है ना। एक बच्चे ने सीए शुरू किया, घर में अम्मी अब्बू को कहा कि 2 साल में मेरा कैप पूरा हो जाएगा, और 3 साल से वो हॉस्टल में है और कह रहा है जी विशाल पे को रहते हैं, तो अंदाजा बदल रहा है ना। ये अंदाजा कैसे बदल रहा है, क्योंकि हालात चेंज हो रहे हैं। चले ये तो ज्यादा टची हो जाएगी बात, हम इन चीजों के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। देखें, कैसेट खरीदा था, इस्तेमाल करना शुरू किया और उस वक्त अंदाजा लगाया कि 10 साल कर लेंगे इस्तेमाल। हो सकता है 2-3 साल इस्तेमाल के बाद पता चलेगा तो 4 साल नहीं चलना और। तो अब हालात चेंज हुए ना, नई इंफॉर्मेशन सामने आई तो अंदाजा बदल गया। इसी तरह से मार्केट के हालात बदले, रेजिडुअल वैल्यू का अंदाजा बदल गया। पहले हमारा ख्याल था हर साल तकरीबन एक जैसा ही होगा, लेकिन 2-4 साल गुजरने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो परफॉर्म इसकी डिटीरियरेट होती जा रही है, अंदाजा बदल गया। तो इन अंदाजों में चेंज आ सकती है। स्टूडेंट को बताया होगा कि अंदाजों में चेंज आ रही है, आपका काम है कि अच्छा इसमें करना क्या है। फिर आपने फैसला नहीं करना कि अंदाजा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो सवाल वाला बताएगा। आपका काम यह है कि अच्छा ठीक है, हो गया अंदाजा चेंज, अब इसको ऑनवर्ड लेके कैसे चलना है, ये आपका काम है। तो ऑनवर्ड अब लेके ऐसे चलना है कि हम इन अंदाजों के चेंज होने के बाद डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज कैलकुलेट करने से मुराद है कि वो जो फार्मूलों के अंदर जहां जहां कॉस्ट इस्तेमाल होती थी, अब उसकी जगह कुछ और हो जाएगा। जहां जहां यूजफुल लाइफ इस्तेमाल होती थी, उसकी जगह पर अब कुछ और आ जाएगा। ये मतलब है मेरा कि चेंज कर देंगे। तो अब हम इनके होने के बाद करेंगे ये, वो बता दूं, इन चारों का मैंने आपको नाम ले दिया, ये पढ़ा रहा हूं, इसको करने के बाद ये पढ़ाऊंगा, फिर कुछ अरसे के बाद ये पढ़ाऊंगा और ये IAS 36 में पढ़ाऊंगा। ये मैंने कंप्लीट पिक्चर लिख दिया कि इन चारों की वजह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में फर्क पड़ जाना है, जिनमें से पढ़ेंगे फिर एक एक करके। इसी से आगे चल रहा हूं। डेप्रिसिएशन फार्मूला, अच्छा मैं यहां कुछ लिखता हूं, पहले आपसे पूछ के आप ही बताएंगे इसका जवाब, फिर मैं यहां लिख दूंगा। एक एसेट की कॉस्ट थी 5 लाख और इसकी आरवी तब सोची थी 50,000, लाइफ थी इसकी 5। स्ट्रेट लाइन मेथड सोचा था, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी, माइनस आरवी ओवर लाइफ 90,000। 90,000 ईयर 1 में डेप्रिशिएट हो गया, 90,000 ईयर 2 में डेप्रिशिएट हो गया। ये 90,000 ऐसे निकला था कि 5 लाख में से 50 माइनस किया था और इसको डिवाइडेड बाय किया था 5, तो 90,000 आया था। अब ये 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। अब हम खड़े हैं तीसरे साल, और तीसरे साल खड़े होके लाइफ रहती कितनी है, 3 साल। लेकिन मैनेजमेंट को लग रहा है कि 3 नहीं, ये 4 साल चल जाएगा, यानी 1 2 3 4। तो लाइफ का अंदाजा 1 साल से बढ़ गया। अब जब लाइफ चेंज हो गई तो उसका मतलब लाइफ अब 5 तो नहीं 6 हो गई ना, 5 की बजाय 6 हो गई। तो जब लाइफ चेंज हो गई तो हमें डेप्रिसिएशन भी दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 6 ऐसे करो, नहीं ऐसे नहीं, अगर ऐसे किया ना तो इसका मतलब होगा कि हमने 5 लाख को फिर से 6 साल पे बांट दिया।
और इस 6 के अंदर ये जो 2 साल गुजर चुके हैं ये भी शामिल हो गए ना, तो हम तो ऐसा करने से उन 2 ईयर्स की डेप्शन को भी चेंज करने लगे। नहीं, वो चार्ज हो चुकी, उनको चेंज नहीं करना, बस जहां तक गुजर चुका था वो गुजर चुका था। अब आगे क्या रह गया था? अब 5 लाख है जिसने डेप्रिशिएट होना है, नहीं 180 तो हो चुका, तो 5 में से 180 गया। अब 5 की जगह पर हम लिखेंगे कि जो बाकी मजीद रहता है डेप्रिशिएट होने के लिए, क्या रहता है? 320। और इस 320 के लिए जिंदगी कितनी बची है? 4। कितना? 67। अब ये इस तरह से अगले 4 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये है एस्टीमेट चेंज। जी बिल्कुल, बुक वैल्यू सही है। तो हाँ, तो यही तो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना कि अब अगर मैं यहाँ कॉस्ट लिख देता हूँ तो फिर कॉस्ट फिर से 6 पे डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि वो जो पहले 2 साल थे उनको छोड़े, नए सिरे से चार्ज करते हैं। हालांकि ऐसे नहीं करना। जो चार्ज देखें, इस फार्मूले में कॉस्ट होती क्यों है? क्योंकि हम ये फार्मूला लगाते हैं कि पहले दिन से लेके अब इसकी पूरी जिंदगी में हर साल ये डिडक्शन हुआ करेगी, तो हम कॉस्ट माइनस आरबी को 5 साल पे फैला देते हैं। इन 5 में ये भी है। पहले दफा कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ठीक है, लेकिन क्या अब जब हमें दोबारा फार्मूला चेंज करने की जरूरत पड़ गई है तो क्या फिर से 5 लाख को डेप्रिशिएट करना है? नहीं, तो इसलिए अब फार्मूला बदल जाएगा और 5 लाख की जगह 320 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ की जगह रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ जाएगी। और अगर ऐसा होता कि आरवी भी रिवाइज हो रही होती, 50 की जगह 40 हो जाती, तो फिर इस फार्मूले में 50 की जगह 40 इस्तेमाल होती। यानी इन शॉर्ट के जो हो गया सो हो गया, अब से ऑनवर्ड जो रह गया है, जितना अरसा रह गया है, उनको लेके डेप्शन कैलकुलेट होगी। तो फार्मूले जो सीखे थे उनमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ जाएंगी, और वो चेंजेस ऐसे आ जाएंगी कि जहां कॉस्ट होती थी उसकी जगह पर नेट बुक वैल्यू हो जाएगी। जहां आरवी होती थी उसकी जगह रिवाइज्ड आरवी आ जाएगी। जहां यूजफुल लाइफ होती थी उसकी जगह रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ जाएगी। ये फार्मूले इस तरह से चेंज हो जाएंगे। अब चाहे वो एस्टीमेट, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस हो, ये सब अकॉर्डिंगली होना शुरू हो जाएगा। तो मैं अब उन सब के ना फार्मूले दोबारा लिख के देने की बजाय ये जनरल चीज आपको बता दी। अब इसको हर एक में अप्लाई कर लेते हैं। अब बजाय इसके कि मैं आपको स्ट्रेट लाइन का और रिड्यूसिंग का और आर मेथड का सबका नया फार्मूला लिख के दूं, ये गाइडेंस दे दी आपको। अब इसी को हम हर एक मिसाल में अप्लाई कर लेते हैं। और पहला आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जो आपको उसमें चेंज करने की डिफरेंट लग रही है, फिर मैं बोर्ड पे बता दिया करूंगा। इसलिए मैंने पहले सारे फार्मूलों के कॉन्सेप्ट भी बताए मैं आपको। लिखें सवाल, कर रहे हैं नोट तो कर लें पहले, फिर दिखाता हूं सवाल। नोटेड? चले सवाल लिखें। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 640,000, 6,40,000 6,40,000।
यूजफुल लाइफ 6 years, नहीं, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ, या यूजफुल लाइफ लिख चुके थे तो कहते हैं यूजफुल लाइफ इनिशियली एस्टिमेटेड 6 साल। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू 40,000। जी 40,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है। ड्यूरिंग ईयर 3 estimate of remaining life was revised to 5 years, 5 साल। जी ये तो आपने सोचना है। रिवाइज्ड टू 5 years। रेजिडुअल वैल्यू was also revised to 30,000, 30,000। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 बता दें आप, चौथे साल नहीं, ईयर 3। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 3 बता दें। ड्यूरिंग का मतलब ड्यूरिंग। अब आप ये पूछ रहे हैं कि किस डेट को? हाँ, बस मैंने ड्यूरिंग कहा है। अब आप सोचें कि आपको क्या लगता है। करें खुद कोशिश करें। बस ड्यूरिंग कहा है मैंने, अब आप गौर करें कि क्या होना चाहिए। चले पहले इसी पे बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग कहा है तो उसमें क्या करें फिर? हाँ जी, अगर ड्यूरिंग है ना तो फिर पहले दिन से। हाँ, अगर कोई डेट बता देता तो फिर उस डेट से ऑनवर्ड चलते। अब अगर ड्यूरिंग कहा है, डेट नहीं मेंशन, तो जिस साल की बात हो रही है उसके पहले दिन की बात हो रही है। बस याद हो गया ज़बानी। मैंने कहा है कि एस्टीमेट चेंज अगर किसी साल में हो रहा है और बस उस साल का जिक्र है कि ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं मेंशन, तो फिर इसका मतलब है कि उस साल के पहले दिन से ही चेंज हो रहा है। लेकिन अगर डेट मेंशन हो गई तो फिर उस डेट से ऑनवर्ड हो रहा है। जी जी, ये रेजिडुअल वैल्यू चेंज भी उसी के कॉन्टेक्स्ट में बताया था। ये वही ड्यूरिंग द ईयर 3 की बात चल रही थी। हाँ जी, कितनी? तो वो पहले टोटल 6 साल के 7 साल होगी, तो मतलब टोटल ही है। अब हम 3rd ईयर की निकालेंगे। मैंने कहा है रिमेनिंग लाइफ वाज रिवाइज्ड टू रिमेनिंग। अब 3 साल 2 साल हो गए, 3 साल रह 4 रह गई थी। 6 साल में से 2 साल गुजर गई। वो तो पहले 2 साल की जब कर रहे थे तब 6 से। हाँ,
इसके बाद हमने जब थर्ड ईयर किया तो इसका मतलब क्वेश्चन में तो बताया कि अब टोटल 5 ईयर्स। हाँ, रिमेनिंग 5 ईयर्स रहेगी, यानी वो जो 4 रहते थे उसकी जगह 5 है। मैंने रिमेनिंग का वर्ड लिखवाया है। हाँ जी, डन। अच्छा, ड्यूरिंग वाली बात तो मैंने आपको बता दी कि ड्यूरिंग का मतलब है जिस साल की बात हो रही है उसके पहले ही दिन। जी बता रहा हूं, ये जब पहली दफा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो वो कैलकुलेट की गई थी कॉस्ट 640 माइनस आरवी 40 ओवर 6, कितना 1 लाख। इस बात को 2 साल गुजर गए, क्योंकि हम ड्यूरिंग ईयर 3 की बात करें, 2 साल गुजर गए। अब जब 2 साल गुजर गए तो फिर तीसरे साल हमें रिवाइज एस्टीमेट्स के ऊपर चलना पड़ेगा। 2 साल गुजर जाने के बाद अब चूंकि हम रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे हैं, तो फार्मूला तो वैसे ही होगा दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन कॉस्ट की जगह अब, क्योंकि अगर कॉस्ट ले लिया ना तो उसका मतलब फिर से डेप्रिसिएशन शुरू कर दी। हालांकि अब हम एक पॉइंट ऑनवर्ड्स चलने लगे हैं, तो कॉस्ट की जगह आ जाएगा कितने साल गुजर गए डेप्रिसिएशन 2, यानी पीछे क्या रह गया 440 माइनस 30। यहां तक गुजर गया हुआ था। अब वैसे देखा जाए तो रिमेनिंग रहते थे कितने 4, लेकिन एस्टीमेट कहता है कि रिमेनिंग 5 रहते हैं। मैंने रिमेनिंग लिखा है वर्ड भाई, कि एस्टीमेट ऑफ रिमेनिंग लाइफ। मैंने कहा था एस्टीमेट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, लेकिन रिमेनिंग लाइफ ना, रिमेनिंग लाइफ जितनी भी थी अब वो 5 है रिमेनिंग लाइफ। अगर मैं कहता कि टोटल यूजफुल लाइफ वाज रिवाइज्ड टू 5 इयर्स, तो फिर वो इस 6 की जगह 5 की बात हो रही होती है, तो फिर रिमेनिंग 3 रह जाते। मैंने अगर टोटल लाइफ वाज रिवाइज्ड टू 5 कहा होता तो फिर वो 6 से कंपैरिजन 5 हो रहा होता। मैंने कहा था रिमेनिंग वाज रिवाइज्ड टू, तो हम यहां पर खड़े हैं, रिमेनिंग 4 रहते थे, तो उन 4 की जगह 5 हो गए, तो यहां पर 5 से डिवाइड होगा 82,000। कोई इख्तलाफ एतराज है तो बताएं। अच्छा, रिमेनिंग वैसे काउंट कैसे करें? जहाँ तक कर ली उससे हम रिमेनिंग का मतलब है टोटल में से जितने रह गए, तो जितने हो गए फिर वो कौन से हैं? जिनकी डेप्रिसिएशंस चार्ज हो गए हैं ना, वो मतलब है हो गए हैं, यानी इसमें कैलेंडर की डेट से नहीं गिन रहे हम। जिनकी डेप्रिसिएशंस चार्ज हो गई हैं मतलब वो साल गुजर गए। टोटल लाइफ में से रिमेनिंग कितने रह गए, जितने गुजर गए वो पता हो ना फिर। तो गुजर गए कितने ये कैसे फैसला होगा? जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई हुई है, तो चूंकि 2 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी तो इसका मतलब 2 साल गुजर गए, तो अब 4 रहते थे लेकिन वो 4 से चेंज होके 5 हो गए। और लिखें सवाल, इसमें अब रिड्यूसिंग बैलेंस आ जाएगा, और ये भी अब आप सोचेंगे कि इसका क्या करना है। कॉस्ट ऑफ एसेट 4 लाख, useful life initially estimated 5 years, 5 साल। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है डेप्शन का, हाँ जी, यूजफुल लाइफ 5 साल, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और जो डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट किया हुआ था वो किया हुआ था 28%, 28% डेप्रिसिएशन रेट था जिस पे डेप्रिशिएट करते आ रहे थे। ड्यूरिंग ईयर 4
एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग, सब तक पहुंच गई आवाज, रिमेनिंग, एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग लाइफ was increased by 4 years. Residual value was revised to 10,000 रुपए। पहले वाली तो बताई नहीं मैंने, तो बस रेट दे दिया ना, बस दे दिया। रिवाइज बताई है 10,000 रुपए। चले जी, ईयर 4 की डेप्रिसिएशन बताएं। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 बताइए। जी ईयर 4 की।
हाँ जी, डन के डूइंग। 5 मिनट नहीं है, 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, तो 1.25 मिनट। हाँ जी, कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। पहले साल की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 28% लग गया, 112,000, बाकी रह गया 288,000। फिर दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लग गई 28%, 80640, बाकी रह गया 207,360। और तीसरा साल भी गुजर गया 28% पे 58061, 149,299। यहाँ तक प्राइम गुजर गया हुआ था। ईयर 4 में चूंकि एस्टीमेट्स चेंज हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन रेट 28% चलेगा? नहीं, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस इस अमाउंट ने इस रेट पे इतने साल बाद यहां तक पहुंचना होता है। तो अब हमने ये रेट जो निकालना है वो किस अमाउंट को डेप्रिशिएट करना शुरू करना है? 149। तो अब कॉस्ट की जगह पर 149,299 आ जाएगा, और इसको डेप्रिशिएट करते करते कहां तक पहुंचाना है? 10,000 तक। और कितने साल में? इनिशियली एस्टिमेटेड कितनी थी? 5। 3 गुजर गए थे, 2 रह गए थे, और रिमेनिंग लाइफ इंक्रीज्ड बाय 4 साल। तो इसका मतलब रिमेनिंग 6 हो गई, 36.27। पहले 5 थे, 3 गुजर गए थे, 2 रह गए। अब जो 2 रह गए थे, रिमेनिंग लाइफ 2 थी, तो मैंने कहा रिमेनिंग लाइफ वाज इंक्रीज्ड बाय 4 इयर्स। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा? ये तो इंग्लिश का मसला बना यार। आपको रिमेनिंग लाइफ निकालनी नहीं आ रही, या 2 और बाय का फर्क नहीं समझ आ? तो वो तो पहले उस साल के शुरू तक आ जाए ना, जो गुजर गए सो गुजर गए। अभी यहाँ एस्टीमेट कब चेंज हुआ है? 4 में। तो कितने गुजर गए थे? 3 गुजर गए थे। ओरिजिनल एस्टीमेट के मुताबिक बाकी कितने रहते थे? तो ये रिमेनिंग थे। अब मैंने कहा रिमेनिंग इंक्रीज्ड बाय 4 साल, तो बाय 4 साल 4 ऐड कर देंगे तो 6 हो गए। अगर मैं कहता कि रिमेनिंग लाइफ वाज रिवाइज्ड टू 4 इयर्स, तो फिर रिमेनिंग लाइफ ही बस 4 रह गई होती, तो यहाँ 4 आ जाता। अगर मैं अभी पहले रिमेनिंग कितनी रहती है? 2। अब मैं कहता कि रिमेनिंग लाइफ वाज रिवाइज्ड टू TO2 4 इयर्स। अरे 2 और बाय इंग्लिश के वर्ड्स हैं, में फर्क होता है। 2 तक है, बाय से है। 2 और बाय अलग अलग होते हैं। 2 और बाय अलग होते हैं। अब हम 1 2 3 साल गुजार चुके हुए थे,
ओरिजिनल एस्टीमेट के मुताबिक रिमेनिंग लाइफ कितनी रहती थी? 2 साल। रिमेनिंग 2 रहते थे। अब ये जो रिमेनिंग लाइफ 2 जो रहना है, रिमेनिंग लाइफ का एस्टीमेट इंक्रीज कर गया बाय 4 इयर्स, यानी जो रिमेनिंग साल रहते थे वो 4 साल से और बढ़ गए। तो 2 थे, 4 से बढ़ गए तो 6 हो गए। ये 6। अगर मैं कहता कि रिमेनिंग लाइफ जो कि 2 थी वॉज रिवाइज्ड टू 4, मतलब 4 साल तक पहुंच गई, तो रिमेनिंग टोटल 4 तक पहुंच गई। तो फिर यहां पावर 4 लगती। तो 2 और बाय में फर्क है। अगर बाय है तो जितना पहले रहता था उसमें वो मजीद ऐड हो जाएगा, अगर 2 है तो बस यही रिमेनिंग लाइफ है। ओके जी क्वेश्चन होता है इनिशियल डेप्रिसिएशन रेट 28% था, यूजुअल लाइफ 5 साल। जी, सर यूजुअल लाइफ के ऊपर ही रेस्ट करने वालों का जो यूजुअल लाइफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है भाई। रिड्यूसिंग बैलेंस में रेट का फार्मूला ये है, वो स्ट्रेट लाइन में होता है। पावर 6। हाँ भाई, नहीं आ जाएगी समझ। क्या बताना यार, नहीं समझ आई तो बता तो रहा हूं। अभी भी क्या एतराज है? बोलो ना, क्या एतराज है? अगर ये कम हो जाएगी, चलो अगला सवाल लिख लें। लिखें अगला सवाल। अच्छा, अब ईयर 4 की डेप्शन कैसे निकलेगी? इस पे ये रेट लग जाएगा। चले और लिखें सवाल। अच्छा, अब ये जो अगला सवाल है ना, ये मैं सिर्फ 2 और बाय की प्रैक्टिस करा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग नहीं। इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ 7 साल, 7। ड्यूरिंग ईयर 5, ड्यूरिंग ईयर 5 estimate of अब इसके आगे मुख्तलिफ सिनेरियो बनाते हैं। नंबर ए लिखें। नंबर ए, बात शुरू कहां से हो रही है, कहां से चल रही है? एस्टीमेट ऑफ, नहीं एस्टीमेट ऑफ, एस्टीमेट ऑफ से आगे चल रही है बात। तो एस्टीमेट ऑफ पहला सिनेरियो, रिमेनिंग लाइफ, remaining life was revised to, estimate of remaining life was revised to 5 years, revised to 5 years। सिनेरियो बी, अब ये बात फिर ऊपर से चल रही है। एस्टीमेट ऑफ सिनेरियो बी, टोटल लाइफ, टोटल लाइफ was increased to 9 years। तीसरा सिनेरियो, फिर बात चल रही है एस्टीमेट ऑफ। तीसरा सिनेरियो, टोटल लाइफ, टोटल लाइफ was reduced by 1 year। चौथा सिनेरियो, फिर वही बात चल रही है एस्टीमेट ऑफ। रिमेनिंग लाइफ was increased by
अच्छा, ये भी दरमियान में आवाज़ ख़राब हुई थी तो वो आपको लग रहा होगा कटिंग हुई है, तो कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। सवाल मैंने लिखवा दिया है और सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि हर सिनेरियो में बताना है कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है, ताकि हम रिवाइज्ड ऑप्शन कैलकुलेट कर सकें। तो वो रिमेनिंग लाइफ पूछी है मैंने। इनिशियल एस्टीमेट था 7 और हम खड़े ड्यूरिंग ईयर 5, यानी हम यहां खड़े 4 गुजर चुके। तो वैसे अगर देखें तो 3 रहते थे। सिनेरियो ए में क्या बताया, रिमेनिंग लाइफ, यानी रिमेनिंग लाइफ ही बता दी कि वो 5 हो गई। रिमेनिंग लाइफ वाज रिवाइज्ड 2, तो बस रिमेनिंग लाइफ 5 है। रिमेनिंग लाइफ कह दिया ना 2 यहां तक, तो बस रिमेनिंग लाइफ 5 है। तो इनमें जब भी इसमें अगर मैं यहां पावर यूज करूंगा रिमेनिंग लाइफ, तो वो 5 इस्तेमाल होगी। बी में क्या था, बी में कहा था कि टोटल लाइफ 9 हो गई है, यानी तो 3 में 2 और रिमेनिंग 5। मैंने कहा टोटल लाइफ वाज रिवाइज्ड टू 9 ईयर्स, टोटल, रिमेनिंग नहीं टोटल। तो रिमेनिंग टोटल 7 से बढ़ के 9 तक जाने का मतलब है कि 2 साल बढ़ गए। तो 3 रहते थे, 2 बढ़ गए, रिमेनिंग 5। नहीं, तीसरा टोटल लाइफ वाज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर, यानी 7 से 6, मतलब यहां तक रह गई। तो रिमेनिंग लाइफ 2 साल। टोटल लाइफ वाज रिड्यूस्ड टू 1 ईयर, तो फिर 1 नहीं, ये हो नहीं सकता था ना, 4 साल तो गुजर गए। हाँ, ये हो सकता था कि टोटल लाइफ वाज रिड्यूस्ड टू 6 इयर्स, रिमेनिंग लाइफ वाज रिड्यूस्ड टू 1 ईयर, तब ये मतलब तो फिर रिमेनिंग 1 रह जाता। रिमेनिंग अगर रिवाइज्ड 2 है ना, रिमेनिंग अगर रिवाइज 2 है, इंक्रीज 2, डिक्रीज 2, तो वो जो 2 जहां तक है वही रिमेनिंग है। लेकिन अगर बाय है तो फिर हमने उतना प्लस करना है। चौथा क्या है, रिमेनिंग लाइफ वाज इंक्रीज्ड बाय, तो पहले 3 रहता था, 3 और तो 6 हो गया। तो डी में 6। अब आ गया समझ, लिखे सवाल है जी ना यार, ऐसे ना, क्या दोबारा बताओ है, कौन सा दोबारा, उर्दू में पूछे यार। ए सिनेरियो ए पूछ रहे हैं, ए क्या था, रिमेनिंग लाइफ वाज रिवाइज, अभी तो बताया यार कि रिमेनिंग लाइफ वाज रिवाइज्ड 2, यानी रिमेनिंग लाइफ 5 तक पहुंच गई, मतलब रिमेनिंग लाइफ 5। रिमेनिंग लाइफ अगर 2 करके है तो जहां तक जा रही है वही रिमेनिंग लाइफ हो गई है। बी सी है जी, सी वाला चले, बी भी दोबारा सुनने आते। बी मैंने क्या कहा था, टोटल वाज इंक्रीज्ड टू 9 ईयर्स, तो टोटल 7 से बढ़ के 9 हो गई, यानी 2 मजीद बढ़ गए। तो रिमेनिंग 1 2 3 और ये 2 5। देखें, अगर होता में तो पे बहुत सारे अगर आ जाएंगे ना, तो वो इसी तरह से ही है जैसे 2 और बाय की प्रैक्टिस की है। 4 के बजाय 10 सिनेरियो और बना लें। चीज तो 2 और बाय वाली है ना। सी कह रहे हो भाई, सी क्या है, टोटल लाइफ यानी 7 वॉज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर, यानी यहां तो टोटल लाइफ बस 6 तक जानी है, यानी रिमेनिंग 2। लिखें सवाल, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट है जी 250,000। यूजफुल लाइफ है 5,000 आवर्स, 5,000 आवर्स यूजफुल, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ 5,000 आवर्स है। एसेट वाज यूज्ड एज फॉलोज, एसेट वाज यूज्ड एज फॉलोज, ईयर बताऊंगा और आवर्स बताऊंगा। ईयर 1 में इस्तेमाल हुए 800 आवर्स, 800 आवर्स। ईयर 2 में इस्तेमाल हुए 650 आवर्स,
650. ईयर 3 में इस्तेमाल हुए 1250 आवर्स, 1250. ड्यूरिंग ईयर 3 remaining useful life, during year 3 remaining useful life was remaining useful life was reduced by 500 hours. During year 3 useful life was remaining useful life was reduced by 500 घंटे. आपसे रिक्वायर्ड है, होमवर्क ही रिक्वायर्ड है, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 3. बल्कि अभी करते हैं होमवर्क, क्या अभी करते हैं, ऐसे कर लेंगे आप, हैं, कोई बात नहीं, करने दें इंसान, करें. अच्छा जाएं, दफा ना करें. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मंडे को क्लास, अल्लाह हाफिज़.